Okay, so this is our first major heading जो आपका 5th century से लेकर 15th century और उससे पहले का टाइम जो है उसको कवर करेगी. So इस heading में हम लोग 4 major contributions पढ़ेंगे. We will see the contribution of number 1. We will see the contribution of Jews. Then we will see the contribution of Greeks. We will see the contribution of Romans. And we will see the contribution of Muslims. Clear? Okay. So let's take a start from contribution of Jews. They believe in internationalism. They actually believe in internationalism. Okay, so they were the first people who actually considered the pioneers of the system. तो ये वो लोग थे जिन्होंने इंटरनेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया. इन्होंने कहा कि स्टेट्स के दरमियान कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ लॉज एग्जिस्ट करने चाहिए कि ताकि स्टेट्स उस लॉज की उन बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी ना करें, ताकि दुनिया को अनार्की से, क्योस से बचाया जा सके. So actually they give the concept of internationalism. Clear? And they give laws of treaties. They follow the laws of treaties. इन्होंने agreements की बात की, treaties की बात की और उनके ऊपर laws develop करने की बात की and even develop किए. And the third most important point is that they confer privileges and immunities to diplomatic agents. They confer privileges and immunities to diplomatic agents. Means to say कि इन्होंने जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ थी उनकी बात की, उनके ऊपर लॉज डेवलप किए कि कोई भी मुल्क किसी जो दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ ताकि कोई ज़्यादती ना करे. अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क का डिप्लोमेट किसी दूसरे मुल्क में जाता है, वहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा किया जाता है, उसको मार दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है, सो इन दैट केस क्या लॉज जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं. इधर जंग की जाएगी या कोई एग्रीमेंट्स साइन किए जाएंगे. वट एवर दे डिसाइडेड टू डू, एक्चुअली दे टॉक्ड ओवर डिप्लोमेटिक एजेंट्स. क्लियर? Next contribution of Greeks. So Greeks they actually developed the laws of war and peace. इन्होंने laws develop किए over war and peace. This is gonna be fade. So let's change it. Here इन्होंने laws दिए. Oh sorry. इन्होंने लॉज दिए ओवर वॉर एंड लॉज ओवर पीस के जंग के क्या कवानीन होंगे, अमन के अंदर रहते हुए क्या सिचुएशंस होंगी, क्या कवानीन होंगे एंड ऑल दैट. moreover they resolve their conflicts. They resolve their conflicts through arbitration. मीन्स टू से कि इन्होंने टेबल टॉक्स की बात की, इन्होंने आर्बिट्रेशन की बात की. आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन मीन्स सालसी, यानी कि
कोई थर्ड पार्टी का बीच में आना और रेजोल्यूशंस करवाना, मुआहदात करवाना और अमन की तरफ ले जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देहातों में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो चौधरी अगर लड़ पड़ते हैं तो कोई तीसरा चौधरी किसी दूसरे गांव का या उसी गांव का वो आता है, उन लोगों के दरमियान जो है वो पीस ट्रीटीज़ करवाता है या जो बेसिकली जो मसला है उसको हल करवाता है। ही एक्चुअली गिव द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम और बेसिकली रेजोल्यूशंस करवाता है, आप कह सकते हैं मसलों को रिजॉल्व करवाता है। क्लियर? सो दे वर द फर्स्ट हु गिव द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि बेसिकली इन्होंने जो सिटी स्टेट्स थी उनके दरमियान अगर कोई मसले या मसाइल होते हैं तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। कोई थर्ड सिटी स्टेट या कोई थर्ड स्टेट का जो किंग या ऑनर है वो आएगा, उन दोनों स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेगा और अपना कोई फैसला सुनाएगा जस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। क्लियर? After that we have the third very important point, and that is they actually develop laws for the exchange of prisoners. इन्होंने जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर लॉज बनाए कि फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स के ऊपर क्या लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, आइदर दे विल बी सेंट बैक टू द मदर स्टेट और टू देयर ऑन स्टेट, या उनका कोई कसास होगा, वट एवर दे डिवेलप द लॉज। बट द थिंग इज़ दैट कि येस दे डिड डिवेलप द लॉज ओवर इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने लॉज डेवलप किए एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स पर, आर्बिट्रेशन पर, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ पर। सो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर एक्सट्रीम डिटेल, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू गाइज आर नॉट गोना डू PhD इन दिस सब्जेक्ट, यू आर जस्ट गोइंग टू ऑप्ट दिस सब्जेक्ट कैजुअली, यू हैव टू गो फॉर कैजुअल रीडिंग। क्लियर? अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर एक्सट्रीम इन एक्स्ट्रा डिटेल्स। जस्ट what you have to do is that कि आपने टॉपिक समझना है, उसकी बेसिक और जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंड जस्ट गो फॉर द बुक से उसको एक दफ़ा रीड करें, उस टॉपिक को निकालें, उस टॉपिक को रीड करें एक दफ़ा थॉरली, अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लें, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। क्लियर? सो नेक्स्ट लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर रोमन्स। रोमन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? दे एक्चुअली दे डिवेलप द लॉज ऑफ वॉर। इन्होंने भी लॉज ऑफ वॉर को डिवेलप किया और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट दिया जस्ट वॉर का और अनजस्ट वॉर का। दे एक्चुअली डिफ्रेंशिएटेड जस्ट वॉर एंड अनजस्ट वॉर। इज इट क्लियर? Which means to say they actually differentiated legal war and unlegal war. यानी कि इन्होंने कहा कि in some circumstances the war can be considered legal. जंग को लीगल करार दिया जा सकता है। For example, वो कहते हैं कि attack in the case of attack over a Roman territory, which means to say कि अगर कोई स्टेट रोम पर अटैक करता है, why I'm using the word Rome over there? Why I'm just using this word over here? मैं सिर्फ इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ because this whole concept was actually given by Rome. It was given by Romans. So यहाँ पर अगर आप रोम लिखेंगे तो it will be very good for you. Basically ये लॉ था तो इसको जर्नल भी लिख सकते हैं, बट इट्स वेरी गुड फॉर यू अगर आप यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि ये बेसिकली किसने दिया था, इसका ओरिजिन रोम से हुआ, रोमन्स ने इसको डेवलप किया, तो इट्स बेटर टू गो फॉर इट। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन केस ऑफ एन अटैक ओवर ए रोमन टेरिटरी द वॉर वुड बी कंसीडर्ड जस्ट वॉर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टेट रोम पर अटैक कर देती है, सो इन दिस कंडीशन it will be considered a right of Roman to retaliate back in its self-defense. So in this particular case, the war will be considered as a just war, a legal war. इस particular case में अपनी self defense में जो war लड़ी जाएगी वो legal war होगी, वो जायज़ जंग होगी। Is it clear?
सेकेंडली वो कहते हैं द वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ ट्रीटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो सिटी स्टेट्स हैं, वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर दो सिटी स्टेट्स हैं, उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है, और अगर उनमें से दूसरी स्टेट उस ट्रीटी को वायलेट करती है, उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करती है, सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन द वॉर विल बी कंसिडर्ड ए जस्ट वॉर। रोम का ये राइट कंसीडर किया जाएगा कि रोम उस मुल्क के ऊपर, उस सिटी स्टेट के ऊपर वॉर कर सकता है, जंग कर सकता है, एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन द वॉर विल बी एब्सोल्युटली कंसीडर्ड एज अ जस्ट वॉर। वो लीगल वॉर कंसीडर होगी, जायज़ जंग कंसीडर होगी। क्लियर? थर्डली वो कहते हैं वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। कहते हैं कि वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, यानी कि अगर इन्होंने कुछ लॉज डेवलप किए ओवर डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंड ओवर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़। अगर कोई दूसरा मुल्क आपके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ को वायलेट करता है, आपके डिप्लोमेट्स के साथ कुछ गलत करता है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द वॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज अ राइट ऑफ रोम to open a war on that particular state. And again, in that particular condition, in that particular state, the war will be considered as a just war, as a legal war. Clear? So at last वो कहते हैं कि assistance to an enemy state by a friendly state to Rome. And assistance to an enemy state by a friendly state to Rome. What does it mean now? It means to say IR तो I think बहुत से बच्चों ने ऑप्ट किया होगा इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने से पहले। सो IR में एक बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि any benefit to my enemy is my loss. Any benefit to my enemy is my loss. मेरे दुश्मन का कोई भी फ़ायदा मेरा नुकसान है। This is basically called Zerosum Game. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने जब ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान ईरान से नाराज़ हो गया। किस बेस पर पाकिस्तान नाराज़ हुआ? इस बेस पर कि any benefit to India is the loss of Pakistan. Why? Because India is an enemy of Pakistan, and any benefit to the enemy will be the loss. So on this basis, Pakistan की जो foreign policy थी वो it got strict with Iran. Clear? So basically रोम इधर क्या कहना चाह रहा है? रोम कहना चाह रहा है कि कोई भी assistance, कोई भी benefit to an enemy state of Rome by a friendly state to Rome will be considered it will be considered a bad thing. यानी कि जो रोम के फ्रेंडली स्टेट्स हैं, जिनके रोम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वो किसी भी किस्म की कोई असिस्टेंस देती हैं रोम के एनिमी स्टेट्स को, तो it will be considered a right of Rome to open a war on that friendly state. Why? Because it will be considered an attack over the integrity of Rome. It will be considered an obviously attack over the sovereignty of Roman state, of the Roman territory. Is it clear or not? So this was basically the contribution of Romans, that they developed laws of war. इसके अलावा इनके क्या contribution थे? इसके अलावा जो रोम का एक बहुत बड़ा contribution था वो ये था कि रोम developed different types of treaties. इन्होंने different treaties को develop किया, like treaty of friendship, treaty of alliance, treaty of hospitality. इन्होंने different treaties के concept दिए, different treaties की types को introduce करवाया दुनिया के साथ. And secondly, they gave different sources of laws. इन्होंने कुछ, basically I'm having a shortage of space, extremely sorry, but they actually gave some sources of laws. It will be the third heading. ये आपकी रोम की contribution में first heading है, types of treaties
रोम के कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। इसकी सेकंड हेडिंग है और ये आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स की थर्ड हेडिंग है। सो इन्होंने कुछ सोर्सेज ऑफ लॉज दिए, जस्ट लाइक जस्टियम एंड जस्ट नेचुरल। क्लियर? यानी कि इन्होंने जस्ट नेचुरल एक सोर्स ऑफ लॉ दिया कि लॉ को कहाँ से अखज़ किया जा सकता है, कहाँ से आप लॉ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जस्ट नेचुरल मीन्स उन्होंने डिवाइन लॉ की बात की, यानी कि हॉली लॉ की बात की कि खुदा के अहकामात से आप लॉस को अखज़ करें। जो खुदा के जो अहकामात हैं, यानी कि जो हॉली बुक क्रिश्चियनिटी डेफिनेटली जो उस वक्त, क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो रोमन्स की और ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो बेसिकली डिवाइन बुक्स थी या हॉली बुक्स थी, इन्होंने कहा कि वहाँ से लॉस को एक्सट्रैक्ट किया जाए, वहाँ से लॉस को अखज़ किया जाए। सेकेंडली जो आपके जिस जेंटियम थे, दे एक्चुअली गेव द कंसेप्ट ऑफ कस्टमरी लॉ कि आप लोग यहाँ से लॉ को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट गो फॉर द बुक, वहाँ से एक दफ़ा इन दो ब्रॉडर एरियाज़ को रीड करें, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। नेक्स्ट लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जितनी भी हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं, हमने ज्यूज़ के कंट्रीब्यूशन के लिए 3 मेजर हेडिंग्स पढ़ी, हमने ग्रीक्स के कंट्रीब्यूशन के लिए 3 मेजर हेडिंग्स पढ़ी, हमने रोमन्स के कंट्रीब्यूशन के लिए 3 मेजर हेडिंग्स पढ़ी हैं। मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस्लामिक अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो आपको पता चलता है कि इस्लाम ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दिस वाज इस्लाम जो आपको लॉस ऑफ वॉर्स देता है, लॉज ऑफ ट्रीटीज़ देता है। इसके अलावा इस्लाम आपको लॉज ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ एंड डिप्लोमेटिक एजेंट्स देता है, लॉज ऑफ पीस देता है, बेतहाशा लॉज देता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेतर रिजवान हुई और फ़तह मक्का हुई, जिस तरह आम माफ़ी का ऐलान किया गया बेतर रिजवान में, जब हज़रत उस्मान गनी को आई थिंक हज़रत उस्मान गनी आई थिंक कि उनके बारे में मशहूर कर दिया गया, जब उनको एज ए डिप्लोमेट सेंड किया गया कुफ़ार मक्का की तरफ, तो उनके बारे में एक चीज़ मशहूर कर दी गई कि हज़रत नाज़बिल्ला हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया है। तो मुसलमानों ने बैत की, जिसे बैत रिजवान कहा जाता है। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज लॉ ओवर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, यानी कि अगर आपके डिप्लोमेट के साथ कोई जुल्म करता है, उसको कोई मार देता है, तो उसके ऊपर लॉस मुसलमानों ने बनाए, मुसलमानों ने पीस पर लॉस बनाए, मुसलमानों ने वॉर्स पर लॉस बनाए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ पर लॉस बनाए। So in contribution of Muslims you can write extreme and too much obviously. So this was the first major era जो हमने 5th century से लेकर 21st century तक हमने 3 eras में डिवाइड किया था ना, जिसमें से सबसे पहली जो ब्रॉड हेडिंग थी वो थी डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडल एजेस एंड बिफोर मिडल एजेस। सो वंस अगेन लेट मी रिपीट कि इस हेडिंग में अब तक हमने क्या देखा है। हमने देखा है कि इस इरा के अंदर हमें 4 मेजर कंट्रीब्यूशंस नज़र आती हैं। वी कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज़, वी कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज़ में हमने फर्दर 3 हेडिंग्स देखी, दैट दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, दे गिव द लॉज ऑफ ट्रीटीज़, दे एक्चुअली कॉन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ओके जी, तो हमने ज्यूज़ में ये सब कुछ देखा। उसके बाद हम ग्रीक्स की बात करें तो हमने ग्रीक्स में देखा लॉज के इन्होंने लॉज बनाए ओवर वॉर, ओवर पीस, दे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। इसके अलावा दे डेवलप द लॉज फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इस इशू के ऊपर भी इन्होंने लॉज डेवलप किए। अगर हम रोमन के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दे डेवलप द लॉज ऑफ वॉर। इन्होंने बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया अनजस्ट वॉर को जस्ट वॉर से, कि इन दीज पर्टिकुलर केसेस जो आपकी वॉर होगी वो जस्ट वॉर कहलाई जाएगी, वो जायज़ जंग या लीगल वॉर कहलाई जाएगी। और वो किन पर्टिकुलर केसेस में कहलाई जाएगी? फॉर एग्जांपल अटैक ओवर ए रोमन टेरिटरी। अगर कोई भी स्टेट रोमन टेरिटरी पर अटैक करती है तो रोम के जो रिटेलिएट बैक करेगा अपने सेल्फ
सेल्फ डिफेंस में, उस सूरत में होने वाली जंग जस्ट वॉर कहलाएगी, लीगल वॉर कहलाएगी। सेकेंडली, वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ ट्रीटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टेट्स के दरमियान लॉज होते हैं या ट्रीटीज़ होती हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर कोई एक स्टेट उन ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी करता है, उनको वायलेट करता है, तो इन दैट केस द वॉर विल बी कंसीडर्ड जस्ट वॉर। थर्डली, वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़। अगर आपके कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ को इनके ऊपर डिवेलप किए गए लॉज को वायलेट करने की कोशिश करेगा, सो इन दैट केस अगेन द वॉर विल बी कंसीडर्ड अ जस्ट वॉर। एंड लास्टली, वी हैव द असिस्टेंस टू एन एनिमी स्टेट बाय अ फ्रेंडली स्टेट टू रोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोम के साथ एक स्टेट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो स्टेट रोम के एनिमी स्टेट को असिस्ट करती है या बेनिफिट देती है किसी भी किस्म का, सो इस प्रॉपर कंडीशन में की जाने वाली जंग भी जस्ट वॉर कहलाएगी। लास्टली, हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स को डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि जो इस्लाम था उसने वॉर के ऊपर लॉज दिए, पीस पर लॉज दिए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ पर लॉज दिए और बेतहाशा कंट्रीब्यूशन अपना दिया इंटरनेशनल लॉ में एज अ फील्ड, एज अ सब्जेक्ट।